हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मॉडर्न इतिहास की क्लास 27 है और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे, जिनमें जैसे नागरिक विद्रोह, किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह और जनजातीय लोगों के द्वारा जो विद्रोह किए गए थे, उनके बारे में हम कर रहे हैं। तो उससे संबंधित ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने कि किस प्रकार से विद्रोह शुरू हुए थे, कौन कौन से विद्रोह हुए थे, वो हमने अपनी क्लास 26 में किए हैं। तो हमारा जो पहला विद्रोह आता है वो है हमारा खोड़ व सवार विद्रोह। खोड़ व सवार जो विद्रोह हुआ था वो हमारा 19वीं सदी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में यह विद्रोह हुआ था और यह विद्रोह हमारा उड़ीसा में हुआ था। पहला पॉइंट है हमारा कि खोड़मल जो क्षेत्र है, खोड़मल क्षेत्र के आदिवासी जो हैं उन्हें खोड़ कहते हैं। ध्यान देना कि खोड़मल के आदिवासियों को खोड़ कहा जाता है और पार्लिया खेमेदी पार्लिया खेमेदी के आदिवासियों को सवार कहते हैं। दोबारा से देखिए एक बारी कि खोड़मल क्षेत्र के आदिवासी जो हैं उन्हें खोड़ कहते हैं और पार्लिया खेमदी के आदिवासियों को सवार कहा जाता है। और इन दो क्षेत्र के आदिवासियों के द्वारा ही यह विद्रोह किया गया था, इसलिए इस विद्रोह को खोड़ व सवार विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि खोड़ व सवार विद्रोह का कारण क्या था। तो खोड़ व सवार विद्रोह का कारण था कि अंग्रेजों ने खोड़ में प्रचलित नरबली पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो उनके देवता मोरिया को समर्पित था। अंग्रेजों के द्वारा खोड़ में एक प्रचलित थी, नरबली दी जाती थी और ये नरबली उनके देवता को खुश करने के लिए जो था मोरिया देवता को खुश करने के लिए नरबली दी जाती थी खोड़ जनजाति के द्वारा, और अंग्रेजों ने इस नरबली पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी वजह से यह विद्रोह हुआ था। और ये जो नरबली दी जाती थी, ये इसलिए दी जाती थी ताकि फसल अच्छी हो सके। उनका मानना था कि मोरिया जो उनका देवता था, उसको नरबली देने से उनकी फसल अच्छी होगी, उनकी हल्दी की जो पैदावार है, हल्दी की जो फसल है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि 1846 ईस्वी में खोड़ों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया था। 19वीं शताब्दी में यह विद्रोह हुआ था, परंतु 1846 में यह विद्रोह हुआ था खोड़ों के द्वारा। जब अंग्रेजों ने उनकी जो प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो खोड़ों ने उनका जो नेता था चक्र बिश्नोई चक्र बिसोई के नेतृत्व में खोड़ों ने यह विद्रोह प्रारंभ किया था 1846 में। तो यह था हमारा खोड़ व सवार विद्रोह की जानकारी। हमारा जो नेक्स्ट आंदोलन होता है वो है हमारा वहाबी आंदोलन। और वहाबी आंदोलन जो हुआ था वो 1820 से लेकर 1870 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि इस आंदोलन में वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे अब्दुल वहाब व सैयद अहमद बरेलवी व अब्दुल वहाब जो थे वो भारत के नहीं थे, वो थे अरबी। और भारत के जो थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी, जो रायबरेली से थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि सैयद अहमद बरेलवी ने, जो रायबरेली से थे, इन्होंने एकेश्वरवाद व जिहाद पर बल दिया था। इनका मानना था कि ईश्वर सिर्फ एक है, मतलब इन्होंने एकेश्वरवाद व जिहाद पर बल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सैयद अहमद बरेलवी ने हिजरत के महत्व पर बल दिया था।
नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन के कुछ केंद्र बनाए थे, जैसे सिथाना व पटना। सिथाना व पटना दो मुख्य केंद्र बनाए थे वहाबी आंदोलन के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि वहाबी आंदोलन के जो प्रवर्तक तो थे अब्दुल वहाब व सैयद अहमद बरेलवी, परंतु इस आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता भी थे, जैसे अनायत और विलायत अली। अनायत और विलायत अली जो दो नेता थे वो संबंधित थे बिहार क्षेत्र से। बिहार क्षेत्र से ये दो नेता थे। तीसरे नेता आते हैं तीतू मीर, चौथे नेता हैं दूदू मियां। तीतू मीर और दूदू मियां ये जो दो नेता हैं ये संबंधित हैं बंगाल क्षेत्र से। ये संबंधित हैं बंगाल क्षेत्र से। तो ये था हमारा वहाबी आंदोलन की जानकारी। हमारा जो नेक्स्ट आंदोलन आता है, जो हमारा अगला विद्रोह है, वो है हमारा अहोम विद्रोह। और अहोम विद्रोह जो हुआ था वो 1828 ईस्वी में हुआ था, असम में हुआ था। असम क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था, 1828 ईस्वी में हुआ था। अहोम विद्रोह का जो प्रमुख नेता बताए जाते हैं, जिन्होंने अलग अलग समय पर अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो नेता थे हमारे, पहले हैं हमारे गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर के द्वारा ही 1828 में अहोम विद्रोह की शुरुआत की गई थी। 1828 में अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने। दूसरे जो हमारे प्रमुख नेता हैं इसमें वो हैं धनंजय बोगोहन। तीसरे हैं हमारे जयराम फूकन। तो ये हैं हमारे कुछ प्रमुख नेता अहोम विद्रोह के। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अहोम विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। अहोम विद्रोह का मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने बर्मा युद्ध के समय जो वायदे किए थे वह उनसे मुकर गए थे। मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा बर्मा युद्ध के समय पर कुछ वायदे किए गए थे और आगे चलकर अंग्रेज उन वादों से मुकर गए थे, जिसके कारण अहोम विद्रोह की शुरुआत की गई थी। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह जो था वो 1893 1895 भी कहा जाता है से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो बिरला मुंडा ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिरला मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म झारखंड में हुआ था। ये झारखंड के निवासी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती होती थी। मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती होती थी और उस सामूहिक खेती को खुटकट्टी व्यवस्था कहा जाता था। खुटकट्टी व्यवस्था की परंपरा पर जमींदारों, ठेकेदारों, व्यापारियों व महाजनों ने अंग्रेजों की सहायता से मुंडाओं पर आक्रमण कर दिया था। और जब मुंडाओं पर आक्रमण कर दिया था तो मुंडाओं ने परिणाम स्वरूप 1899 में विद्रोह कर दिया था। 1899 में यह विद्रोह कर दिया था, परंतु 1899 से पहले ही इनके बीच में संघर्ष चल रहा था 1893 व 1895 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि 1900 ईस्वी में सैलरकैप पहाड़ी पर, सैलरकैप एक पहाड़ी है और सैलरकैप पहाड़ी पर ही अंग्रेजों ने मुंडाओं को पराजित कर दिया था। जब मुंडाओं को पराजित कर दिया था उन्होंने सैलरकैप पहाड़ी पर, तो वहां से बिरसा मुंडा को कैद कर लिया था और आगे चलकर 1900 में बिरला मुंडा की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो मुंडा विद्रोह है हमारा, मुंडा विद्रोह को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे
उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह जो है वो संबंधित है मुंडा विद्रोह से। सरदारी लड़ाई, सरदारी लड़ाई संबंधित है मुंडा विद्रोह से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें कि बिरसा मुंडा को जगत पिता भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को आदिवासियों का जगत पिता भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा जिनका जन्म 1875 में झारखंड में हुआ था, इन्हें आदिवासियों का जगत पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि बिरसा मुंडा जो थे, इनके गुरु का नाम था आनंद पांडे, आनंद पांडे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि मुंडा विद्रोह के बाद, जब मुंडा विद्रोह 1900 ईस्वी में समाप्त हो जाता है या अंग्रेजों के द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है, तो मुंडा विद्रोह के बाद 1908 में, 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट बनाया गया था। छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट की स्थापना की गई थी 1908 में, और इस एक्ट की जो स्थापना की गई थी वो मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसके बाद की गई थी। तो ये था हमारा मुंडा विद्रोह की जानकारी। हमारा जो अगला नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह जो था वो 1818-1820 में हुआ था, और बघेरा विद्रोह जो था वो बड़ौदा क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि बघेरा जो विद्रोह हुआ था उसका कारण था कि करों में वृद्धि कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। जो भूमि कर दिए जाते थे, भूमि करों में वृद्धि कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जिसके द्वारा बघेरा विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो बघेरा सरदार जो थे उन्होंने किया था। बघेरा सरदार ने 1818 में कर की वृद्धि हो जाने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ बघेरा विद्रोह किया था। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है, हमारा जो अगला विद्रोह है वो है हमारा रामोसी विद्रोह। और रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो 1822 ईस्वी में हुआ था, पश्चिमी घाट में ये हुआ था। तो रामोसी विद्रोह जो है, रामोसी विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो चित्तर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस रामोसी विद्रोह का नेतृत्व तो चित्तर सिंह ने कर दिया था, परंतु आगे चलकर वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की गई थी वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि जब रामोसी कृषक जत्थे की स्थापना की गई थी तो रामोसी जो विद्रोह है वो शांत हो गया था, परंतु आगे चलकर 1825 में जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ जाता है, पश्चिमी घाट पर अकाल पड़ जाता है, तो वो कर देने में असमर्थ होते हैं। परंतु अंग्रेजों के द्वारा जब कर लिया जाता है तो अकाल पड़ने के कारण दोबारा से रामोसी विद्रोह पूर्ण विद्रोह में तब्दील हो जाता है, और 1825 में रामोसी विद्रोह का पुनर्विद्रोह किया गया था उमा जी के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि 1825 में उमा जी ने पुनर्विद्रोह शुरू कर दिया था। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा हौज विद्रोह, जिसे हम हो विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि यह विद्रोह हो जनजाति के द्वारा किया गया था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि हो जनजाति के राजा पराहत ने इस विद्रोह को संथाल परगना से शुरू किया था। हमारा जो अगला विद्रोह है, नेक्स्ट विद्रोह है, वो है हमारा नील विद्रोह। और नील विद्रोह हमारा 1859 में नदिया जिला जो पश्चिम बंगाल में है वहां से शुरू हुआ था। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में 1859 ईस्वी में
नील विद्रोह शुरू हुआ था, क्योंकि किसानों पर यह अंग्रेजों के द्वारा यह जोर दिया जा रहा था कि वे नील की खेती करें। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि स्थायी नेता दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास इस विद्रोह के, नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि नील विद्रोह जो था वो किसानों का प्रथम सफल विद्रोह माना जाता है, किसानों का। और इसकी सफलता के जो कारण थे वो थे कि रैयतों में अनुशासन, रैयतों जिन्होंने इस विद्रोह में हिस्सा लिया था उनका जो अनुशासन था, अनुशासन में रहे थे और अनुशासन के द्वारा ही उन्होंने इस विद्रोह में सफलता प्राप्त की थी। दूसरा आता है एकजुटता, मतलब कि जो अलग अलग रहते वे अलग अलग जो नेता थे, प्रमुख थे, वो एकजुट हो गए थे इस विद्रोह में। फिर है संगठन व सहयोग, सभी के सहयोग से यह आंदोलन, यह विद्रोह, नील विद्रोह सफल हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि नील विद्रोह का कारण क्या था, जिस वजह से यह विद्रोह किया गया था। तो नील खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था, नील खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था बंगाल में। नील का बहुत बड़ा कारण बताया जाता है जो भारत में क्रांतियां हुई थी, नील की खेती के लिए किसानों को जो मजबूर किया जा रहा था, यह बहुत ही बड़ा कारण था जो भारत में क्रांति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नील की खेती के लिए जो किसानों पे अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार को एक पुस्तक में दर्शाया गया है जो है नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक के जो रचयिता हैं, जिन्होंने नील दर्पण पुस्तक लिखी है, वो है दीनबंधु मित्र। और दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किसानों पे नील खेती के लिए जो अत्याचार किया जा रहा था उसको दर्शाया गया है नील दर्पण बुक में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि एक न्यूज़पेपर, एक अखबार है जो है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट नामक अखबार ने खुला समर्थन किया था किसानों का नील की खेती के लिए। तो क्वेश्चन यह आएगा कि वह कौन सा अखबार था जिसने नील की खेती के लिए किसानों का खुला समर्थन किया था? तो वो था हमारा हिंदू पैट्रियट। और हिंदू पैट्रियट जो अखबार है, इस अखबार का जो संस्थापक है वो है हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी ने एक अखबार लिखा है, मतलब एक अखबार की स्थापना की थी जो थे हिंदू पैट्रियट अखबार। और इसी अखबार ने किसानों का खुला समर्थन किया था नील की खेती के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि 1860 व 1862 में, 1860 और 1862 में जब 1857 की क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति के बाद जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और शासन आ जाता है 1858 अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ जाता है तो 1860 में एक अधिसूचना जारी होती है कि रैयतों को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, मतलब किसानों को नील की खेती उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। यह अधिसूचना जारी की गई थी 1860 व 1862 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन माना जाता है। नील की खेती का जो सर्वप्रथम आंदोलन हुआ था वो बंगाल में हुआ था, और बंगाल में भी ये नदिया जिले में हुआ था, गोविंदपुर गांव में यह हुआ था, 1859 में हुआ था। तो यह किसानों के द्वारा प्रथम सफल आंदोलन माना जाता है, क्योंकि इसमें जो किसान थे वो अनुशासन में रहे थे, उन्होंने एकजुटता दिखाई थी इस आंदोलन में और सभी ने इसमें सहयोग किया था एक दूसरे का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो नील दर्पण बुक है, नील दर्पण बुक है जिसको दीनबंधु मित्र ने लिखा है, इसी नील दर्पण बुक में जो किसानों के साथ अत्याचार किया गया था नील की खेती के लिए, उसको भी
बताया गया है। तो नील दर्पण बुक का जो इंग्लिश में अनुवाद किया है, अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है नील दर्पण बुक का, वो किया है माइकल मधुसूदन दत्त ने। माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण बुक का अंग्रेजी में, इंग्लिश में अनुवाद ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1866 में, जब 1860 व 1862 में एक अधिसूचना जारी हो गई थी कि अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी नील की खेती के लिए, परंतु फिर भी अंग्रेज जो थे वो किसानों के साथ नील की खेती के लिए अत्याचार कर रहे थे। तो 1866 में दरभंगा व 1868 में चंपारण में, दरभंगा और चंपारण जो हमारे बिहार में आते हैं, इन दोनों क्षेत्रों में नील के विरोध में किसानों द्वारा विद्रोह किया गया था। एक बार दोबारा से देखिए कि दरभंगा व चंपारण, दरभंगा में 1866 में और चंपारण में 1868 में नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। तो किसानों द्वारा विद्रोह किया गया था दरभंगा और चंपारण में। नेक्स्ट विद्रोह है हमारा ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह जो शुरुआत हुई थी वो छोटा नागपुर क्षेत्र से हुई थी और इस विद्रोह को 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसे हम ताना भगत विद्रोह भी कहते हैं। ताना भगत विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो जतरा भगत व बलराम भगत ने किया था। हमारा जो नेक्स्ट अगला विद्रोह आता है वो है हमारा फराजी विद्रोह। और फराजी विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 1820 में शुरू हुआ था और ये 1860 तक यह विद्रोह चला था। फराजी विद्रोह फरीदपुर जिले में शुरू हुआ था, जो है बंगाल में। पहला पॉइंट आता है इसमें कि फराजी थे कौन जिन्होंने फराजी विद्रोह शुरू किया था। तो फराजी थे हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। हाजी शरियतुल्लाह जो थे, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, उन्हें हम फराजी कहते हैं। और इन फराजियों के द्वारा ही 1820 में फरीदपुर जिला जो बंगाल में है वहां से फराजी विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फराजी विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो दादू मियां ने किया था और दादू मियां को मोहम्मद मोहसिन भी कहा जाता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फराजी विद्रोह जो शुरू हुआ था 1820 में, इस फराजी विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो फराजी विद्रोह का उद्देश्य था इस्लाम में सुधार करना। इस्लाम में सुधार करना यह उद्देश्य था फराजी विद्रोह का, जिसका नेतृत्व किया था दादू मियां ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि फराजी विद्रोह के अनुयायी, मतलब कि जब फराजी विद्रोह धीरे धीरे फराजी विद्रोह का दमन होना शुरू हो गया था, तो फराजी विद्रोह के जो अनुयायी थे, जो फराजी विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, उन अनुयायियों ने वहाबी दल में सम्मिलित हो गए थे। वहाबी दल था जो वहाबी विद्रोह शुरू हुआ था। वहाबी विद्रोह का जो उद्देश्य था कि भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना करना। तो आगे चल के जो ये फराजी विद्रोह है, फराजी विद्रोह का भी उद्देश्य ऐसा ही था कि इस्लाम में सुधार करना। तो फराजी विद्रोह के जो अनुयायी थे वो आगे चल के वहाबी दल में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये था फराजी विद्रोह का उल्लेख। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा वेलुथम्पी विद्रोह। और वेलुथम्पी विद्रोह जो शुरू हुआ था वो हमारा 1805 में केरल में शुरू हुआ था। जो वेलुथम्पी विद्रोह शुरू हुआ था केरल में, यह जो विद्रोह था इसका जो मुख्य कारण था इस विद्रोह का वो था सहायक संधि। सहायक संधि की जो शुरुआत की गई थी वो 1793 ईस्वी में की गई थी।
और सहायक संधि की शुरुआत जो की थी वो लॉर्ड वेलेजले ने की थी। लॉर्ड वेलेजले जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1793 से लेकर 1705-6 तक। तो जो वेलुथम्पी विद्रोह है, वेलुथम्पी विद्रोह का जो कारण है वह है हमारा सहायक संधि की कठोर शर्त। सहायक संधि में जो कठोर शर्तें थी कि सहायक संधि में जो भारत के क्षेत्र हैं वो अंग्रेजी जो ब्रिटिश भारत है उसमें मिला लिए जाएंगे, और सहायक संधि में कि दूसरे क्षेत्र को ब्रिटिश भारत में मिला जाएगा और उस क्षेत्र की सुरक्षा की जाएगी अंग्रेजों के द्वारा। तो यह कुछ जो कठोर शर्तें थी, इसी कठोर शर्तों के विरोध में वेलुथम्पी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वेलुथम्पी विद्रोह जो हुआ था इसका नेतृत्व किया गया था त्रावणकोर का दीवान थे। त्रावणकोर का जो दीवान था वेलुथम्पी, तो वेलुथम्पी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और इन्हीं के नाम पर, वेलुथम्पी के नाम पर इस विद्रोह का नाम रखा गया था जो था वेलुथम्पी विद्रोह, जो 1805 में केरल में शुरू हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य था कि जो सहायक संधि की कठोर शर्तें हैं उनमें सुधार करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस विद्रोह मतलब वेलुथम्पी विद्रोह में नायर सेना ने मदद की थी। नायर सेना ने मदद की थी वेलुथम्पी विद्रोह में। तो ये था हमारा वेलुथम्पी विद्रोह की जानकारी। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा खेरवार विद्रोह। खेरवार विद्रोह जो शुरू हुआ था 1874 में। 1874 में जो हमारा खेरवार विद्रोह शुरू हुआ था, वो उस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो भागीरथी मांझी ने किया था, और भागीरथी मांझी ने ये आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो झारखंड से की थी। तो खेरवार विद्रोह 1874 में भागीरथी मांझी के द्वारा झारखंड से इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा लसोडिया आंदोलन। और लसोडिया आंदोलन जो था वो था हमारा मेवाड़, बागड़ व पास। मेवाड़, बागड़ व पास के क्षेत्रों के भीलों में जो वहां के लोग थे, वहां की जो जनजाति थी, उन लोगों को भील जनजाति कहा जाता था। तो मेवाड़, बागड़ व पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात व प्रवर्तक जो किया गया था वो गोविंद गुरु ने किया था। एक बार दोबारा से देखिए इसको कि लसोडिया आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो जनजातियों में, जनजाति के लोग जिन्हें भील कहते हैं, उनमें सामाजिक सुधार के कारण लसोडिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के जो भील थे उनमें सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात व प्रवर्तक जो तैयार किया गया था वो गोविंद गुरु ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए, जो अलग अलग क्षेत्र के भील थे, जो जनजाति थी, जो व्यक्ति थे, तो गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए सभ्य सभा की स्थापना 1833 में की थी। और सभ्य सभा की जो स्थापना की गई थी, इस सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो जनजाति के लोग थे जिन्हें भील कहते हैं, जिनमें मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्र थे, उन भीलों को इकट्ठा करना, उनको जोड़ना और संगठित करना और लसोडिया आंदोलन की शुरुआत करना। तो ये था लसोडिया आंदोलन की जानकारी। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा युआन या फिर जुआन विद्रोह। इसको युआन विद्रोह भी कहा जाता है और इसको जुआन विद्रोह भी कहा जाता है। और इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1867 व 1868 में हुई थी।
जुआन व जुआग विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था, इसका नेतृत्व रणनायक ने किया था। और रणनायक ने इस आंदोलन, इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, या इस आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, वो झारखंड से की थी। तो एक बार देखिए कि जुआन व जुआग विद्रोह की शुरुआत रणनायक ने झारखंड से की थी। झारखंड से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था रणनायक ने 1867 व 1868 में। तो हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा मोपला विद्रोह, मोपला आंदोलन, जो 1921 ईस्वी में मालाबार तट वह तट है जहां पर अरब सागर लगता है, अरब सागर लगता है केरल से। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु से लगती है। तो जो मोपला आंदोलन हुआ था 1921 में मालाबार तट पर केरल में, तो उसका जो मेन कारण था वो था कि जमींदारों द्वारा शोषण किया जा रहा था किसानों का। जो जमींदार थे उनके द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि मोपलों ने अली मुसलियार को अपना राजा घोषित किया था। मोपलों ने अली मुसलियार को अपना राजा घोषित कर दिया था। और जब मोपला आंदोलन चल रहा था तो मोपला जो क्षेत्र है, मोपला क्षेत्र का दौरा किया गया था कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आजाद। गांधी जी, शौकत अली और मौलाना आजाद ने मोपला क्षेत्र का दौरा किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो मालाबार क्षेत्र है, मालाबार क्षेत्र जो केरल अरब सागर से लगता है, उस तट को मालाबार तट कहते हैं। तो मालाबार क्षेत्र के जो मोपला मुसलमान थे, मोपला मुसलमान चाय और कॉफी बागानों में मजदूरी करते थे और इन्हीं मजदूरों के साथ शोषण किया जाता था। इन्हें इनकी मजदूरी नहीं दी जाती थी और समय से ज्यादा इनसे काम लिया जाता था जमींदारों के द्वारा। और यही एक मुख्य कारण बताया जाता है मोपला आंदोलन का। तो यह था हमारा मोपला आंदोलन की जानकारी। फिर हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह होता है या नेक्स्ट जो सभा बनती है, क्योंकि किसानों के द्वारा बहुत ज्यादा विद्रोह किए जा रहे थे, क्योंकि किसानों के साथ अंग्रेज जो थे वो नील की खेती को उगाने के लिए उन पर प्रेशर डाल रहे थे और उनको उनके वेतन व उनकी जो मजदूरी थी उसको भी नहीं देते थे। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है 1936 में। 1936 में किसानों के लिए एक सभा की स्थापना की जाती है, वो है अखिल भारतीय, मतलब संपूर्ण भारत के जो भी किसान हैं उन सभी किसानों के लिए एक सभा बनी है, जो है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, या हम कह सकते हैं कि किसान सभा का जो स्थापना हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। प्रथम सभा भी इसकी लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब इसकी सभा हुई थी लखनऊ में, पहली सभा हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की, पहली जो सभा हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। और इसके जो संस्थापक और इस सभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष व संस्थापक जो थे वो थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ने इसकी अध्यक्षता व संस्थापक भी थे और पहली सभा हुई थी लखनऊ में हुई थी और इसकी संस्था स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पहले अध्यक्ष तो थे स्वामी सहजानंद, परंतु
जो पहले महासचिव बने थे इस सभा के जो पहले महासचिव बने थे वो थे एनजी रंगा। एनजी रंगा पहले महासचिव बने थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो हमारी अखिल भारतीय किसान सभा है, अखिल भारतीय किसान सभा के समर्थन में एक विद्रोह किया गया था। उस किसान सभा के समर्थन में महाराष्ट्र क्षेत्र में बरली किसानों ने 1945 में विद्रोह किया था। क्योंकि जब अखिल भारतीय किसान सभा बनी थी तो इसको भंग करने के लिए भी या इसका दमन करने के लिए भी अंग्रेजों ने पूरे प्रयास किए थे और इसी के विरोध में किसान सभा के समर्थन में महाराष्ट्र क्षेत्र में बरली किसानों ने विद्रोह किया था 1945 में। तो ये थी हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की जानकारी। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है, जो हमारा नेक्स्ट आंदोलन आता है वो है हमारा तेभागा आंदोलन। और तेभागा आंदोलन जो चला था हमारा वो बंगाल क्षेत्र से चला था। बंगाल क्षेत्र से चला था तेभागा आंदोलन। और तेभागा आंदोलन जो चला था वो नवंबर 1946 से मार्च 1947 तक चला था। बंगाल क्षेत्र से मार्च 1946 से लेकर नवंबर 1946 से लेकर मार्च 1947 तक तेभागा आंदोलन चला था बंगाल क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तेभागा आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था वो कंपाराम व भवन सिंह ने किया था। तो कंपाराम और भवन सिंह के द्वारा तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसका उद्देश्य क्या था। ये जो तेभागा आंदोलन चला था, तेभागा आंदोलन बंगाल में चला था और इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि जो जमींदार अपनी हिस्सेदारी लिया करते थे किसानों से, और ये जमींदार अपनी हिस्सेदारी लिया करते थे जो किसानों की उपज होती थी उसका आधा हिस्सा लिया करते थे। परंतु किसान जो थे वो ये कहते थे कि आप आधा हिस्सा मत लीजिए बल्कि आप 1/3 हिस्सा ले लीजिए हमारी उपज का। जो फसल होती थी उसका आधा भाग लिया जाता था जमींदारों के द्वारा, परंतु किसान ये कहते थे कि आप आधा हिस्सा मत लीजिए, आप 1/3 हिस्सा ले लीजिए। और इसी के लिए ही आधे हिस्से को, जो आधा हिस्सा होता था, आधा भाग होता था जिसे जमींदार लेते थे, उसको 1/3 करने के लिए कि आप 1/3 हमारी उपज का 1/3 हिस्सा ले लीजिए, जमींदारों से ये कहते थे। और इसी के लिए ही यह विद्रोह हुआ था। तेभागा विद्रोह जमींदारों जो आधा हिस्सा लेते थे उसको 1/3 हिस्सा बनाने के लिए तेभागा विद्रोह हुआ था, जो नवंबर 1946 से लेकर मार्च 1947 तक चला था, बंगाल में चला था। तो ये था हमारा तेभागा आंदोलन की जानकारी। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है, जो हमारा अगला विद्रोह है वो है हमारा पायक, जिसे हम पाइका विद्रोह भी कहते हैं। पायक विद्रोह जो हुआ था वो 1817 में उड़ीसा में हुआ था। 1817 में उड़ीसा में पायक विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का जो मेन कारण था वो था कि अंग्रेजों द्वारा उड़ीसा को अधिग्रहित करने पर, मतलब उड़ीसा पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, उड़ीसा पर अपना अधिकार कर रहे थे अंग्रेज। तो इसी के विद्रोह में खरदा के राजा व जंगबधु ने विद्रोह किया था। जंगबधु ने व खरदा के राजा ने विद्रोह किया था जब अंग्रेज जो थे वो उड़ीसा को अधिग्रहित कर रहे थे। और यह विद्रोह 1817 में उड़ीसा में हुआ था, जिसे हम पायक व पाइका का विद्रोह भी कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा केतुर विद्रोह। और केतुर विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 1824 से 1829 व 1830 तक रहा था।
और कित्तूर विद्रोह धारवाड़ क्षेत्र में हुआ था। पहला पॉइंट है हमारा कि वह क्या कारण था जिसकी वजह से कित्तूर विद्रोह शुरू हुआ था। तो वो था हमारा कि दत्तक पुत्र को अंग्रेजों का उत्तराधिकारी मांगकर प्रशासन हटाने के कारण कित्तूर विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कित्तूर विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो रानी चेन्नम्मा ने किया था और रानी चेन्नम्मा ने 1824 में यह विद्रोह किया था। परंतु रानी चेन्नम्मा के बाद 1829 में रायप्पा ने यह विद्रोह संभाला था। तो ये था हमारा कित्तूर विद्रोह की जानकारी। जो हमारा नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा राजू विद्रोह। और राजू विद्रोह जो हुआ था वो 1827 से लेके 1833 तक रहा था और यह विशाखापट्टनम में यह विद्रोह हुआ था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में यह राजू विद्रोह हुआ था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि राजू विद्रोह जो हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था। तो राजू विद्रोह का प्रमुख कारण था वहां के जो राजा थे वीरभद्र को जब अंग्रेज शासन से हटा देते हैं तो वीरभद्र की पेंशन नियुक्त की जाती है और वीरभद्र को जब पेंशन दी जाती है तो ये कहा जाता है कि वीरभद्र को पेंशन लेने के बाद अंग्रेजों के पैर छुएंगे वो वीरभद्र। तो इसी कारण से यह राजू विद्रोह हुआ था कि वीरभद्र को पेंशन देकर पैर छुआना चाहते थे अंग्रेज और इसी के चलते हुए वीरभद्र ने यह विद्रोह किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजू विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो राजू विद्रोह का नेतृत्व वीरभद्र ने किया था। विशाखापट्टनम में यह विद्रोह हुआ था जो आंध्र प्रदेश में है। तो यह था हमारा राजू विद्रोह की जानकारी। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा संबलपुर विद्रोह। और संबलपुर विद्रोह जो है वो 1827 से 1840 तक चला था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि इसका कारण क्या था। संबलपुर विद्रोह का कारण क्या था। संबलपुर विद्रोह का जो मुख्य कारण बताया जाता है वो बताया जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा संबलपुर के आंतरिक मामलों में वे उत्तराधिकारी मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। एक बार फिर से देखिए कि संबलपुर विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो यह था कि अंग्रेजों के द्वारा संबलपुर के आंतरिक मामलों में व उत्तराधिकारी मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा जिसके कारण यह संबलपुर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संबलपुर विद्रोह का जो नेतृत्व किया था या संबलपुर विद्रोह को जिसने शुरू किया था वो था सुरेंद्र भाई ने 1827 में संबलपुर विद्रोह को शुरू किया था। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा सतारा विद्रोह। और सतारा विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 1840 से 1841 ईस्वी में हुआ था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि सतारा के जो सम्राट थे, सतारा के जो राजा थे प्रताप सिंह को पद से हटा दिया गया था। वह देश निकाला देने के कारण सतारा विद्रोह हुआ था। ये जो सतारा विद्रोह है एक नीति आई थी अंग्रेजों की 1848 में जिसे हम हड़प की नीति कहते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये नीति लाई गई थी और इस नीति में जो भारतीय क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता था हड़प की नीति के द्वारा। तो अंग्रेजों के द्वारा अपनी नीति से पहले ही यह षड्यंत्र रचाया जा रहा था कि किस प्रकार से अंग्रेज जो भारतीय क्षेत्र है उन्हें ब्रिटिश भारत में मिलाया जाए और उनमें से एक था सतारा। क्योंकि आगे चलकर 1848 में जब हड़प की नीति आई थी तो हड़प की नीति स्वीकार करने वाला जो पहला क्षेत्र था वो था सतारा। सतारा ने 1848 में हड़प की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब प्रताप सिंह को पद से हटाने
हटा दिया गया था, वह देश से निकाला देने का आदेश दे दिया था अंग्रेजों के द्वारा, तो यह विद्रोह किया गया था। और इस विद्रोह के जो मुख्य नेता थे, इस विद्रोह के जो मुख्य नेता बताए जाते हैं वो हैं धर्राव पवार, नरसिंह दत्तात्रेय पाटेकर। तो यह है मुख्य नेता सतारा विद्रोह के। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा गुमसुर विद्रोह। और गुमसुर विद्रोह 1800 से 1837 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि गुमसुर विद्रोह के कारण क्या थे। तो गुमसुर विद्रोह का जो मुख्य कारण बताया जाता है वो अंग्रेजों के द्वारा भारी मात्रा में कर लगाया जा रहा था, जिसे जो किसान थे वो देने में असमर्थ हो रहे थे। तो किसानों के द्वारा कर न चुकाने पर यह गुमसुर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि धनंजय भोज द्वारा गंजाम क्षेत्र में यह विद्रोह शुरू किया गया था। और इस विद्रोह के जो अन्य नेता हैं वो हैं हमारे, नेक्स्ट पॉइंट है कि अन्य नेता कौन कौन से थे। तो वो थे हमारे श्रीकर भंज हमारे अन्य नेता थे गुमसुर विद्रोह के। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा परलाकी मैडी विद्रोह। और परलाकी मैडी विद्रोह जो हुआ था वो 1829 से 1835 तक रहा था, और ये उड़ीसा क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि परलाकी मैडी विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो जगन्नाथ जगपति व नारायण राव ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि परलाकी मैडी विद्रोह का जो ये विद्रोह हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था कि जमींदारों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, और इसी के विरोध में जगन्नाथ जगपति व नारायण राव ने 1829 में एक विद्रोह किया था उड़ीसा क्षेत्र में, जिसको हम परलाकी मैडी विद्रोह कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा पालकोड़ा विद्रोह। और पालकोड़ा विद्रोह जो हुआ था वो 1831 व 1832 ईस्वी में हुआ था। आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि पालकोड़ा विद्रोह का जो कारण है वो है जमींदारों की संपत्ति जब्त करना। और ये हमारे जो दो विद्रोह हैं, परलाकी मैडी विद्रोह और पालकोड़ा विद्रोह, ये दोनों विद्रोह का ही कारण है कि जमींदारों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा बुंदेला विद्रोह। और बुंदेला विद्रोह जो हुआ था वो 1842 ईस्वी में दमोह व सांगा में हुआ था, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में है। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि बुंदेला विद्रोह के जो कारण है वो है हमारा भूमिकर नीति के विरोध में। मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा भूमि व भूमि राजस्व में जो कर की वृद्धि कर दी गई थी, कर के लिए नई नीतियां बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसी के विद्रोह में, उसी का विरोध करने में बुंदेला विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1842 में दमोह व सांगा क्षेत्र में। और ये दोनों क्षेत्र आते हैं बुंदेलखंड में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बुंदेला विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था, या बुंदेला विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे जवाहर व मधुकर साहा। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा सतबंदी विद्रोह। और सतबंदी विद्रोह 1839 से 1845 ईस्वी तक रहा था। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि सतबंदी विद्रोह का जो मुख्य कारण बताया जाता है वो है कि अंग्रेजों के द्वारा शासक को पद से हटाया गया था। हमने अपने विद्रोह में बहुत सारे विद्रोह पढ़े हैं, उनमें जो ज्यादातर कारण हैं 19वीं शताब्दी में जो कारण है मुख्य, वो है कि राजा व सम्राट को पद से हटा दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा दो नीतियां लाई गई थी। एक थी सहायक संधि और दूसरी थी हड़प की नीति। तो इसमें भी जो सतबंदी विद्रोह हुआ था, इसमें भी जो मुख्य कारण था वो था कि
1848 में एक संधि, एक नीति आई थी अंग्रेजों की, जो थी हड़प्पी नीति। और हड़प्पी अंग्रेजों के द्वारा सम्राटों को व राजाओं को पद से हटाया जा रहा था और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश भारत क्षेत्र में मिलाया जा रहा था हड़प्पी नीति के द्वारा। तो इसका भी मुख्य कारण है शासकों को पद से हटाना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि सतवंदी विद्रोह का जो प्रमुख नेता बताए जाते हैं वो हैं फोर्ड सावंत अन्ना साहिब। फोर्ड सावंत अन्ना साहिब जो हैं वो प्रमुख नेता थे सतवंदी विद्रोह के। तो हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा मराठा विद्रोह। और मराठा विद्रोह का जो प्रमुख कारण बताया जाता है वो है हमारा कि बाबा देशमुख का घर गिराने के कारण, बाबा देशमुख का घर गिराने के कारण यह मराठा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि मराठा किसानों ने, जो मराठा किसान थे, मराठा किसानों ने भी विद्रोह किया था। और मराठा किसानों ने जो विद्रोह किया था वो 1875 ईस्वी में किया था। 1875 ईस्वी में मराठा किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब ये मराठा विद्रोह हुआ था तो मराठा विद्रोह वैसे तो कारण बताया जाता है कि बाबा देशमुख का घर गिराने के कारण यह मराठा विद्रोह हुआ था, परंतु इसका मुख्य कारण व इसके अन्य कारण जानने के लिए सरकार ने मराठा विद्रोह का कारण जानने के लिए एक आयोग का गठन किया था और वह आयोग था दक्कन विद्रोह आयोग। दक्कन विद्रोह आयोग का गठन किया गया था मराठा विद्रोह का कारण जानने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा पावना विद्रोह। और पावना विद्रोह जो है वो 1872 से लेके 1876 ईस्वी तक चला था और ये बंगाल क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था, पावना विद्रोह। इसका जो मुख्य कारण बताया जाता है इस विद्रोह का वो था कि जमींदारों का किसानों पर अत्याचार करना, कि जमींदारों के द्वारा किसानों पर, कृषकों पर अत्याचार किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये पावना विद्रोह हुआ था 1872 में बंगाल क्षेत्र में। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा मद्रास आंदोलन। और मद्रास आंदोलन जो हुआ था उसका जो मुख्य कारण बताया जाता है वो है कि एक अधिनियम आया था जो था मद्रास उत्पीड़न अधिनियम। और इस मद्रास उत्पीड़न अधिनियम में भी अंग्रेजों का ही सारा शासन चल रहा था, सारे रूल्स इसमें अंग्रेजों के चल रहे थे। तो मद्रास उत्पीड़न अधिनियम को मुख्य कारण बताया जाता है मद्रास आंदोलन का, क्योंकि वहां के लोगों ने मद्रास उत्पीड़न अधिनियम को भंग करवाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो था मद्रास आंदोलन। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा एका आंदोलन। और एका आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य बताया जाता है वो है सरकार को लगान नहीं देना। मतलब सरकार के द्वारा जो लगान तय किए गए थे किसानों पर व अन्य जो जमींदार थे उन पर भी भारी मात्रा में कर लिया जा रहा था। तो एका आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था यह था कि अंग्रेजों को लगान नहीं देना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि बाबा रामचंद्र ने, और यह जो एका आंदोलन हुआ था यह अवध क्षेत्र में हुआ था। तो बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा का गठन किया था। अवध किसान सभा का गठन किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा राव भारमल का विद्रोह। और राव भारमल का जो विद्रोह हुआ था वो 1816 ईस्वी में हुआ था। राव भारमल के विद्रोह का जो मुख्य कारण बताया जाता है वो है कि अंग्रेजों के द्वारा जो उनके घरेलू मामले थे, उनके घरेलू मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राव भारमल ने जो ये विद्रोह किया था यह विद्रोह गुजरात क्षेत्र में हुआ था। और गुजरात क्षेत्र के भी कच्छ व काठियावाड़ जिले में यह विद्रोह हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा कट्टा बोमन विद्रोह। नेक्स्ट विद्रोह है हमारा
कट्टा बोमन विद्रोह। और कट्टा बोमन विद्रोह जो हुआ था वो 1792 से 1799 ईस्वी तक रहा था और ये तमिलनाडु क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। प्रथम पॉइंट है हमारा इसमें, पहला पॉइंट है कि कट्टा बोमन विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो यह था कि अंग्रेजों द्वारा अधिराज्य मानने के लिए, दबाव डालने के लिए तिरुनेलवेली में यह विद्रोह किया गया था। मतलब अंग्रेजों के द्वारा यह दबाव डाला जा रहा था उस क्षेत्र के लोगों को कि हमने तुम्हारा अधिराज्य ले लिया है और इसको तुम्हें मानना पड़ेगा। और जब यह दबाव डाला जा रहा था तो तिरुनेलवेली स्थान जो तमिलनाडु में है उसमें यह विद्रोह कोटा बोमन विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि कट्टा बोमन विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, जो इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे वीर पांड्य व कट्टा बोमन। तो ये थे हमारे कुछ विद्रोह। अब आते हैं हमारे कुछ वन लाइनर विद्रोह के ऊपर जिनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है। जैसे 1924 ईस्वी में केरल में वायकोम सत्याग्रह चलाया गया था। तो वायकोम सत्याग्रह चलाया गया था केरल राज्य में 1924 व 1925 में। नेक्स्ट विद्रोह आता है जो है वो है हमारा चेचू आदिवासी विद्रोह। और चेचू आदिवासी जो विद्रोह था यह आदिवासियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। चेचू जनजाति ने यह विद्रोह किया था। 1920 ईस्वी में यह विद्रोह किया गया था और यह विद्रोह आंध्र प्रदेश क्षेत्र में किया गया था। चेचू आदिवासी विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था मोतीलाल तेजावत और हनुमंत के द्वारा। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा रंपा विद्रोह। और रंपा विद्रोह जो हुआ था वो 1879 ईस्वी में हुआ था और यह विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। चेचू विद्रोह भी आंध्र प्रदेश में हुआ था, रंपा विद्रोह भी आंध्र प्रदेश में हुआ था। रंपा विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो सीताराम राजू ने किया था। सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था 1879 में आंध्र प्रदेश में। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह है वो है हमारा कोया विद्रोह। और कोया विद्रोह जो हुआ था वो हमारा 1879 में हुआ था। टेम्पा सोरा के द्वारा यह विद्रोह शुरुआत की गई थी और इस विद्रोह का नेतृत्व टोम्पा सोरा ने किया था और यह विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। एक बार दोबारा से देखिए कि कोया विद्रोह 1879 ईस्वी में टोम्पा सोरा ने शुरुआत करी थी इसकी आंध्र प्रदेश क्षेत्र से। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा कच्छ विद्रोह। और कच्छ विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1816 में हुई थी। कच्छ गुजरात में यह विद्रोह हुआ था। कच्छ विद्रोह 1816 में इसकी शुरुआत की गई थी इस विद्रोह की। और इसकी शुरुआत जो की थी वो भारतमल व झरेजा ने की थी, गुजरात क्षेत्र में की थी। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा नागा विद्रोह। नागा विद्रोह जो 1931 में हुआ था, नागालैंड में यह विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था या इस विद्रोह की जो शुरुआत की थी वो की थी रानी गोंडी नलियू ने इस नागा विद्रोह की शुरुआत की थी 1931 में नागालैंड से। हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह है वो है हमारा भवानी विद्रोह। भवानी जो हमारे हरियाणा राज्य का एक जिला है। तो भवानी विद्रोह 1809 में हुआ था और यह हरियाणा व भवानी के जाठों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा विद्रोह चेर विद्रोह। और चेर विद्रोह की शुरुआत हुई थी बिहार में और यह विद्रोह शुरू किया गया था भूषण सिंह के द्वारा। दोबारा से देखिए कि चेर विद्रोह की शुरुआत बिहार में हुई थी और इस चेर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था भूषण सिंह ने।
हमारा जो नेक्स्ट विद्रोह आता है वो है हमारा जिया तरंग विद्रोह, और जिया तरंग विद्रोह की शुरुआत हुई थी मणिपुर से, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो रानी गोंडी ने किया था। रानी गोंडी ने ही नागा विद्रोह का नेतृत्व किया था 1931 में। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा दक्षिण भारत में पॉलीगर विद्रोह। दक्षिण भारत में पॉलीगर नामक विद्रोह की शुरुआत की गई थी, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो कोटोबोमा के द्वारा किया गया था 1795 से 1805 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। नेक्स्ट विद्रोह आता है हमारा कोलिया विद्रोह, और कोलिया विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। मणिपुर में यह विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महात्मा गांधी जब भारत में आए थे तो महात्मा गांधी ने सभी विद्रोहों को, ज्यादातर विद्रोहों का कारण जानने की कोशिश की थी, चाहे वो किसान विद्रोह हो, नागरिक विद्रोह हो, आदिवासी विद्रोह हो। तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले जो प्रथम आदिवासी थे, दोबारा से देखिए कि महात्मा गांधी के जो विचार थे, महात्मा गांधी की जो नीतियां थी, उनसे प्रभावित होने वाले जो प्रथम आदिवासी थे वो थे जदोनाग जो आदिवासी थे वो महात्मा गांधी से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने जो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुए थे, चाहे वो नागरिक विद्रोह हो, आदिवासी विद्रोह हो, किसान विद्रोह हो या कोई भी जनजाति विद्रोह हो, सारे विद्रोह हमने अपने कंप्लीट किए हैं। थैंक यू।